हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर पर। आज की इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे जंतुओं का वर्गीकरण। तो अभी तक हमने पिछले वीडियो सेशन में आपसे चर्चा की थी पौधों का वर्गीकरण कैसे होता है, किस तरह से पौधों को अलग अलग जगत के अंदर बांटा गया था। उसमें मैंने आपको एक बताया था ब्रायोफाइटा जो है उसे हम लोग एम्फीबिया प्लांट किंगडम कहते हैं। उसमें एक बात मैं भूल गया था कि जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा को पादप जगत का सरीसृप कहा जाएगा, रेप्टिलिया ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। तो जो टेरिडोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट की खासियत ये होती है कि वो एक तरह से ज़मीन पे लेटे हुए पौधे होते हैं। इस वजह से जैसे छिपकली वगैरह होती है तो उन्हें रेप्टाइल्स में रखते हैं, उसी तरह से टेरिडोफाइट भी हैं। तो लेटे हुए पौधे होते हैं, ज़मीन पे या जल के अंदर लेटे रहते हैं पूरी तरह से सीधा, इस वजह से उन्हें रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। तो आइए आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि जो पौधे हैं उसके बाद जो जंतु हैं, अब जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो जंतु जगत है, प्लांट एनिमल किंगडम है, तो जंतु जगत को भी दो भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया जाएगा। इसमें जो सबसे पहला भाग होगा उसे अकशेरुकी कहेंगे, इनवर्टिब्रेट्स कहेंगे, और जो दूसरा भाग होगा उसे कशेरुकी कहा जाएगा, वर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहले हम इसी का मतलब समझें कि कशेरुकी और अकशेरुकी का मतलब क्या होता है। तो ऐसे जंतु जिनके अंदर रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, ऐसे सभी जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, उन्हें हम लोग कहेंगे अकशेरुकी प्राणी, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल। इसका मतलब जो फाइलम प्रोटोजोआ है, फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, ये जो 9 फाइलम हैं, इन सब के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो ऐसे सभी जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें हम लोग कहते हैं अकशेरुकी प्राणी, इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। और इनमें कुल 9 फाइलम को रखा गया है। तो 9 फाइलों में मतलब 9 संघों के अंदर, संघ का मतलब परिवार से है, तो जंतुओं का एक बहुत बड़ा परिवार है, करीब इसमें 12 लाख जंतु आते हैं। तो उनको अलग से, मतलब जिसका लक्षण जिसके साथ मैच करेगा उसके साथ उसे रखेंगे। तो इस तरह से जो अकशेरुकी प्राणी हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनके लिए कुल 9 फाइलम बनाए गए हैं। और इसी तरह से जो एक दूसरा बड़ा समूह है जिसे हम लोग कशेरुकी कहेंगे, उसके लिए कशेरुकी के लिए 2 अलग अलग जो सब किंगडम बनाए गए हैं, जिसमें इसमें एक है प्रोटोकार्डेटा और दूसरे को कहेंगे वर्टिब्रेटा। तो प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा में क्या है, ऐसे प्राणी को रखा गया है जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं या फिर विकसित होने लगती हैं। तो जो प्रोटोकार्डेटा है, इनके अंदर रीढ़ की हड्डियां विकसित होने लगती हैं, नोटोकार्ड पाई जाती है, इस वजह से प्रोटोकार्डेटा मतलब शुरुआती दौर के कशेरुकी प्राणी हैं जिनमें रीढ़ की हड्डियां बनने लगती हैं। जबकि जो वर्टिब्रेटा हैं, इनमें रीढ़ की हड्डियां पूरी तरह से बन चुकी होती हैं। तो आइए हम बारी बारी से सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रोटोजोआ की। तो फाइलम प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, जोआ का मतलब होता है एनिमल, मतलब ऐसे जंतु जो पृथ्वी पे सबसे पहले उत्पन्न हुए। उनका शरीर एक कोशिकीय था, मतलब एक कोशिकाओं से ही उनका पूरा शरीर बना था। इनमें मतलब कोशिकीय स्तर का संगठन होगा, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। इनकी जीवन की जितनी भी क्रिया होगी सब एक ही कोशिका से कंप्लीट होगी। जनन करना, पाचन करना, श्वसन करना, ये सारी प्रक्रियाएं जो होती एक ही कोशिका में कंप्लीट हो जाती हैं। तो ऐसे सभी जीवों को हम लोग किस जगत में पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ के अंदर। वैसे जो प्रोटोजोआ है, ये आपको हमने 5 जगत का वर्गीकरण भी बताया था। तो आप अगर ध्यान देंगे तो जो 5 जगत का वर्गीकरण है, तो उसमें जो दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा में हमने आपको एग्जाम्पल क्या बताया था, प्रोटोजोआ। तो फाइलम प्रोटोजोआ है, ये क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें आप देखेंगे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एंट अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, यूग्लिना और ट्रिपेनोसोमा, ये सभी किस संघ के एग्जाम्पल हैं, किस फाइलम के एग्जाम्पल हैं, तो फाइलम प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। इसी पे कुछ और बातें हम विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो अमीबा है, ये एक ऐसा जंतु है जो जीवन में कभी नहीं मरता है। तो आपने इसके पिछले वीडियो में हमने एक वीडियो अपलोड किया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे, तो उसमें अगर आपने देखा
देखा होगा तो सुना होगा कि कोई भी संसार में प्राणी मरना नहीं चाहता है, वो अमर होना चाहता है। तो अमीबा के पास ऐसी व्यवस्था है, ये कभी नहीं मरेगा। अमीबा जीवन में कभी नहीं मरता है, ये अकेली एक कोशिका से बना हुआ जंतु है। इसके शरीर के जितने टुकड़े होंगे, मतलब जितने भागों में से आप काटेंगे, हर एक टुकड़े से एक नए अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो इसे अमर कहेंगे। तो अमीबा अमर होता है और अमीबा का शेप और साइज भी डेफिनिट नहीं होता है, ये अपना आकार आकृति बदलता रहता है। और ऐसा इस वजह से इसका नाम अमीबा प्रोटियस रखा गया, क्योंकि एक समुद्र के देवता थे प्रोटियस, उनका भी आकार और आकृति हमेशा बदल रहा था। इसी कारण से अमीबा का नाम अमीबा प्रोटियस भी है। ठीक है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पैरामीशियम की। पैरामीशियम चप्पल जैसे स्लीपर चप्पल होता है, सेम उसी तरीके से इसका भी आकार होता है और ये स्लीपर चप्पल के जैसा होता है। तो इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, पैरामीशियम कार्डिटम कहेंगे। तो ये स्लीपर के चप्पल के आकार की संरचना होती है। और इसके अलावा एंट अमीबा होता है। एंट अमीबा क्या करेगा, एंट अमीबा भी अमीबा की ही एक कैटेगरी है और ये हमारे आंतों के अंदर या दूसरे जंतुओं के आंतों के अंदर पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। उनमें मुख्य रूप से रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं, जैसे पेट संबंधी जो बीमारियां होती हैं, पेचिस वगैरह पड़ना, पेट खराब होना, ऐसी समस्याएं एंट अमीबा के संक्रमण के कारण होती हैं। आपने प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा, मलेरिया प्लाज्मोडियम। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में ये सबसे ज़्यादा पूछने का चांस होता है। जैसे आपसे ये पूछ लेता है कि प्लाज्मोडियम क्या है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जीवाणु एक ही हुआ, तो उसके अलावा वायरस है या फिर ये प्रोटोजोआ है। तो प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ है और ये मच्छर की वजह से हमारे अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया वाली बीमारी होती है वो इसी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होती है, जो मच्छर के सलेवाई के अंदर उसकी लार ग्रंथियों के अंदर पाया जाता है और मच्छर के काटते समय ही उसकी लार ग्रंथियों के द्वारा हमारे रक्त के अंदर चला आता है। अच्छा, इस मलेरिया से बचने के लिए हम एक सिनकोना वृक्ष होता है, उसकी छाल से कुनैन नामक दवा प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा मलेरिया का उपचार किया जाता है। इसी समय एक बात और को आपको जाननी चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो मलेरिया रोग होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम की एक कैटेगरी होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। 90% जो मलेरिया है वो इसी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से होता है। इसके बाद बात करेंगे युगलिना की। युगलिना क्या है, जंतु और पौधे के बीच की संयोजक कड़ी होता है, क्योंकि इसमें ऐसा कैरेक्टर है कि ये स्वपोषी और परपोषी दोनों नेचर का होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, हरित लवक होगा और इसी हरित लवक की वजह से ये क्या करता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कर सकता है। इसके अलावा ट्रिपैनोसोमा है। ट्रिपैनोसोमा एक सीसी फ्लाई मक्खी होती है और उसके काटने की वजह से हमारे शरीर के अंदर ये आता है और ऐसा आने के बाद ये क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस, सोने वाली बीमारी उत्पन्न करता है। खास करके ये बीमारी अफ्रीकी लोगों में ज़्यादातर देखी गई है, तो इसे अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। और ये एक तरह का पैरासाइट है, परजीवी है, जो किसकी वजह से, सीसी फ्लाई मक्खी की वजह से मनुष्य के शरीर के अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह से फाइलम प्रोटोजोआ के जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर थे वो मैंने आपको बता दिए। अब ये जो फाइलम प्रोटोजोआ होगा वो जनन कैसे करता है, तो इसमें जनन की क्रिया लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके से होती है। मतलब ये अकेला जीवधारी अपने द्वारा नए जीव को जन्म दे सकता है और उसके अलावा इसमें लैंगिक जनन की क्रिया दो अलग अलग जीवधारी कॉन्जुगेशन की जो क्रिया होती है उसके द्वारा नए जीव को जन्म देने का कार्य करेंगे। बाकी इसके अलावा इसमें पदाब होता है, सीडोपोडिया जिसे कहते हैं, एक कसाब होता है जिसे फ्लैजेला कहते हैं, एक सीलिया रोमाब होती है जिसके द्वारा ये गमन करते हैं। तो रोमाब, कसाब और पादाब, ये तीन तरह के इसके गमन अंग होते हैं। दूसरे नंबर पे हम चर्चा करेंगे फाइलम पोरीफेरा की। तो जो फाइलम पोरीफेरा होंगे, इनकी खासियत क्या होगी कि ये छिद्रयुक्त कृमि होते हैं। इनके पूरे शरीर पे छिद्र पाया जाता है, ऑस्टिया पाया जाता है और इसी वजह से इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, छिद्रयुक्त कृमि कहते हैं। जो ये फाइलम पोरीफेरा है ये बहुकोशिकीय होगा और मतलब फाइलम नंबर 2 पोरीफेरा से लेके जितने फाइलम हैं कार्डेटा तक के, ये सभी फाइलम क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। मतलब केवल जो प्रोटोजोआ है यही अकेला क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, बाकी के सभी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो पोरीफेरा क्या होंगे, छिद्रयुक्त कृमि है, इनके पूरे शरीर पे छिद्र पाया जाता है, इनका भी कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप साइकान
और स्काइफा और यूप्लेक्टेला को देख सकते हैं। ये क्या करते हैं, पानी के अंदर, जलाशय के अंदर आधार भाग से चिपके होते हैं और ज़्यादातर ये खारे समुद्रों के अंदर दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम तीसरे नंबर पे डिस्कस करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा की। तो जो फाइलम सिलेंट्रेटा होता है, सिलेंट्रेटा में अगर हम देखेंगे तो ये क्या करते हैं, ये भी समुद्रों में पाए जाते हैं। और जैसे कोरल रीफ एक होती है, जिससे एक तरह से समुद्री चट्टानें बन जाती हैं कोरल के एकत्रित होने के कारण। इसके अलावा समुद्री एनिमान होता है, जेलीफिश होती है, ये सब किस में आ जाते हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पहला फाइलम है। उसके बाद ये सिलेंट्रेटा उतना खास नहीं, इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाइड्रा और इसके एग्जाम्पल ही केवल आप याद रखेंगे, तो सारे फाइलम के आप एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा। अब हम चौथे नंबर पे बात करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की। तो जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एक प्लेनेरिया एनिमल है, प्लेनेरिया एक जंतु है इसका। ये जो प्लेनेरिया है इसे भी हम कभी नहीं मार सकते हैं। अगर इसे आप चाकू से कई टुकड़ों में काट देंगे तो हर एक टुकड़ा इसका क्या करेगा, जिंदा हो जाएगा, मतलब नया प्लेनेरिया बना सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो पूरा का पूरा ये जंतु जगत है, इसमें हर जंतु जगत के कंपेयर में देखेंगे तो इसकी जो रीजनरेशन कैपेसिटी है, पुनरुद्भवन की क्षमता है। पुनरुद्भवन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा छिपकली की जो पूँछ होती है, अगर वो उसे काट दिया जाए तो वो उसकी कुछ दिनों के बाद दोबारा नई पूँछ आ जाती है। तो नई पूँछ का उगना या नए अंग का पुनः बन जाना पुनरुद्भवन है। तो इसी तरह से जो प्लेनेरिया होता है ये भी क्या करता है, इसकी भी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। ये भी क्या करेगा, इसे चाहे जितने टुकड़े में काटेंगे हर टुकड़े से एक नया प्लेनेरिया बन जाता है। फीता कृमि जो हमारे आंतों के अंदर होता है, पैरासाइट होता है, परजीवी होता है। इससे टिनियसिस एक बीमारी होती है। लीवर फ्लूक ये भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। तो इस तरह से फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जितने भी एनिमल होते हैं वो बहुकोष्ठीय होते हैं। इन्हें चपटा कृमि भी कहा जाता है, फ्लैट वार्म भी कहते हैं, क्योंकि ये फीते के जैसा जो महिलाएं खास करके अपने बालों में बांधती हैं, तो उसी, अब तो नहीं दिखाई देता है, अब तो सब अलग अलग फैशन है। पहले के टाइम पे हम लोग अपने बचपन में देखते थे तो फीता यूज किया जाता था। तो वो जो फीता होता है वो एक तरह से चपटा था, और जैसे हम लोगों का बेल्ट होता है सेम वैसा ही चपटा था और कपड़े का रहता था। तो उसी फीते के जैसी इसकी संरचना थी, इस वजह से इसे नाम रखा गया इसका प्लेटीहेल्मिन्थीज। उसके बाद 5वें नंबर पे डिस्कस करेंगे हम लोग एस्केहेल्मिन्थीज। जो एस्केहेल्मिन्थीज है ये भी क्या होते हैं, बहुकोष्ठीय जंतु होते हैं। इनमें मुख्य रूप से एक इसका एग्जाम्पल है एस्कैरिस, जो हमारी आंतों के अंदर क्या होता है, पैरासाइट का काम करेगा। मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं जब वो फीकल मैटर त्याग करते हैं, मल परित्याग करते हैं, तो उनके मल के अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे केचुए जैसी संरचना दिखाई देती है, वही क्या है, एस्कैरिस है। इसके अलावा फाइलेरिया होता है। फाइलेरिया एक बीमारी भी होती है, जैसे हाथों में पैरों में कहीं स्वेलिंग हो जाती है, उसके अंदर तरल एकत्रित हो जाता है, श्वेत द्रव्य एकत्रित हो जाता है, तो ये फाइलेरिया की वजह से होता है। इसके अलावा फाइलेरिया कृमि हो गया। वुचरेरिया बैंक्राफ्टी होता है, इसकी वजह से हाइड्रोसील होता है। हाइड्रोसील में भी क्या होता है, एक तरह से सफ़ेद तरल एकत्रित हो जाता है। हाथी पाँव आपने देखा होगा, सुना होगा, तो हाथी पाँव हो जाता है पाँव। या फिर जो स्त्रियां होती हैं उनका ब्रेस्ट है, जो उनकी छाती होती है, उनकी छाती के अंदर भी क्या होता है कि कुछ सफ़ेद तरल पदार्थ एकत्रित हो जाता है वुचरेरिया के संक्रमण की वजह से। 6वें नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम एनीलिडा की। तो ये जो फाइलम एनीलिडा है, संघ एनीलिडा है। एनीलिडा का मतलब होता है खंडयुक्त कृमि। तो ये ऐसे जंतु होते हैं जिनका शरीर खंडों में बटा होता है। तो जैसे आपने केचुआ को देखा होगा, तो केचुआ का जो शरीर होता है वो छोटे छोटे खंडों में बटा होता है, इसमें ढेर सारे सेगमेंट होते हैं, और इसी के द्वारा ये क्या करता है, मतलब आसानी से चल फिर पाता है। कि आपको पता होगा केचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर बिल बना लेते हैं और जो खनिज पदार्थ होता है वो आसानी से इनके बिल के द्वारा वो ज़मीन के अंदर तक पहुंच पाता है। इसी वजह से केचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। जोंक है, नेरिस है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एनीलिडा के। इसके बाद हम लोग अगले नंबर पे डिस्कस करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा की। तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है ये ऐसे जंतु होते हैं जो ज़्यादातर गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, गर्मी के दिनों में अक्सर दिखाई देते हैं।
हम लोगों के यहाँ भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर रेगिस्तानी भाग होता है वहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जो आर्थ्रोपोडा होगा इसमें आपने अगर हम इसमें डिस्कस करें तो जो झींगा मछली होती है, झींगा मछली हो गया, बिच्छू हो गया, तितली हो गई, मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? फाइलम आर्थ्रोपोडा के। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा का मतलब होगा ऐसे जो जंतु जिसमें बिच्छू हो गया, तितली हो गई, मक्खी, मच्छर, ये सभी आर्थ्रोपोडा के अंदर आएंगे। ज़्यादातर ये गर्म जलधाराओं के अंदर, जैसे झींगा मछली है थोड़ी गर्म जलधारा होगी, उसके अलावा जो बाकी की कंडीशन होगी थोड़ा इसे गर्मी वाला मौसम होगा, तो ऐसी कंडीशन में ये अक्सर दिखाई देंगे, अर्थात गर्म प्रदेशों के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अब इसके नेक्स्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे संघ मोलस्का की। तो जो संघ मोलस्का है, मोलस्का में क्या होता है कि इसका जो शरीर होता है वो बाहर की तरफ से पूरी तरह से चिकना होता है, मतलब ये कोमल कृमि होते हैं, मतलब ऊपर से देखने पे, टच करने पे पूरी तरह से सॉफ्ट होते हैं। तो जैसे गांव की भाषा में अगर हम कहें तो सुतुही जो होती है, जिसके द्वारा पहले लोग क्या करते थे, उसकी छिलनी बनाते थे पत्थर पे रगड़ के, और उससे आलू वगैरह या सब्जियों को छीलते थे। तो सीपिया, वो सीपिया हो गई। उसके अलावा इसी में घोंघा होता है, आपने देखा होगा, जिसे पायला भी कहा जाता है। ऑक्टोपस एक होता है, काफ़ी डेंजरस सी संरचना होती है, फिगर वगैरह में जीव विज्ञान की किताबों में आपने देखा होगा, तो ऑक्टोपस होगा। तो ये सब जो होते हैं फाइलम मोलस्का के जंतु हैं। फाइलम मोलस्का की खासियत और भी है कि जो फाइलम मोलस्का होगा इसके अंदर क्या होगा कि बाकी जीवों के कंपेयर में इसमें जो जनन की क्रिया होगी, लैंगिक जनन की क्रिया होगी, और उसके अलावा ये जो होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, अमोनोटेलिक, दोनों तरह के नेचर के, ज़्यादातर ये यूरियोटेलिक नेचर के होते हैं। और इसके अलावा अब हम 9वें नंबर पे डिस्कस करेंगे इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनो का मतलब होता है कांटा। ऐसे जंतु जिनके शरीर पे कांटेदार संरचनाएं देखने को मिलती हैं उन्हें हम इकाइनोडर्मेटा कहेंगे। जैसे तारा मछली है, देखिए इसमें मछली लगा हुआ है, तो आप इसे मछली पीसेस वर्ग में नहीं कंसीडर करेंगे, तो ये तारा मछली है, संघ इकाइनोडर्मेटा का एक जंतु है। इसके अलावा समुद्री खीरा होता है और पंख तारा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? संघ इकाइनोडर्मेटा के। इसी कड़ी में हम डिस्कस करेंगे कशेर की मतलब वर्टिब्रेट्स की। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुकी प्राणी होते हैं, इन्हें हमने आपको बताया कि दो भागों में बांटा गया है, प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। सबसे पहले हम प्रोटोकार्डेटा की बात करेंगे। तो जो प्रोटोकार्डेटा होते हैं, इनका जो रीढ़ की हड्डी होती है वो शुरुआती दौर में विकसित हो रही होती है। तो इसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है हेमिकार्डेटा का। तो हेमिकार्डेटा कैसे होते हैं? हेमी का मतलब होता है आधा। ये ऐसे जंतु होते हैं जिनके शरीर में जो वर्टिबल कॉलम है, मतलब जो रीढ़ की हड्डी है, वो आधी दूरी तक ही विकसित होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बैलेनोग्लासस। तो जो बैलेनोग्लासस होता है, इसके अंदर इसका जो नोटोकार्ड होता है, माने रीढ़ की हड्डी होती है, वो इसके शरीर के आधी दूरी तक ही पाई जाती है। दूसरे नंबर पे आता है सिफेलोकार्डेटा। जो सिफेलोकार्डेटा है, इसकी जो नोटोकार्ड होती है, इसके पूरे शरीर पे, इंटायर बॉडी सरफेस पे पाई जाती है, पूरे शरीर पे पाई जाती है, और इसका एग्जाम्पल है एम्फियाक्सस, या फिर आप याद कर सकते हैं इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे ब्रैंकियोस्टोमा भी कहा जाता है। इसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल है इसका यूरोकार्डेटा, मतलब प्रोटोकार्डेटा का तीसरा पार्ट है यूरोकार्डेटा। और यूरोकार्डेटा में भी क्या होगा कि इसकी रीढ़ की हड्डी इन दोनों से कहीं ज़्यादा विकसित होती है, और इसका एग्जाम्पल है हार्डमानिया। तो इस तरह से जो प्रोटोकार्डेटा है, इनमें रीढ़ की हड्डियाँ मुख्य रूप से नोटोकार्ड के रूप में पाई जाती हैं, मतलब पूर्ण रूप से इनमें रीढ़ की हड्डियाँ नहीं बनी होती हैं। पहले ये जो सब फाइलम है, मतलब उपसंघ हैं, इन सब को प्रोटोकार्डेटा में इसी वजह से रखा गया है, क्योंकि ये बाकी का जो इनवर्टिब्रेटा है, मतलब ये जो अकशेरुकी प्राणी हैं, इनसे थोड़ा ज़्यादा विकसित होते हैं, इनमें रीढ़ की हड्डियाँ बनने लगी, तो लेकिन ये पूरी तरह से रीढ़ की हड्डियाँ नहीं बन पाई हैं ऐसे जंतुओं के अंदर, इस वजह से इसे प्रोटोकार्डेटा के अंदर रखा गया है। लास्ट नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेटा को। तो जो वर्टिब्रेटा होते हैं, वर्टिब्रेटा
वर्टिब्रेटा के अंदर रीढ़ की हड्डियां सबसे ज़्यादा विकसित हो जाती हैं और ये सबसे विकसित जंतु होते हैं। विकसित जंतुओं में इनको भी कई वर्गों में विभाजित किया जाएगा। जैसे सबसे पहला जो वर्ग है वर्टिब्रेटा का, ये है पिसेस मत्स्य वर्ग, मतलब जिसमें मछलियों को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें रोहू मछली हो गई, टारपीडो मछली हो गई, जिससे आप जानते हैं करंट उत्पन्न होता है, डॉग फिश कुत्ता मछली जिसे कहते हैं, दरियाई घोड़ा, ये सब मत्स्य वर्ग के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से उभयचर वर्ग को देखेंगे। उभयचर का मतलब होता है जो जल और स्थल दोनों पे पाए जाते हैं। इसमें मेढक है, टोड है, हाइला है, ये सब क्या है, एम्फीबिया के एग्जाम्पल हैं। मगरमच्छ जो होगा, मगरमच्छ किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सरीसृप में आएगा। यहाँ पे मगरमच्छ भी ज़मीन पे रहेगा और जल के अंदर भी रहता है, लेकिन वो एक तरह से रेंग कर चलता है, इस वजह से उसे सरीसृप में रखते हैं। तीसरे वर्ग में आता है आपका, ये है सरीसृप रेप्टाइल्स जिसे कहा जाता है। और रेप्टाइल्स के अंदर आप देखेंगे तो इसमें कछुआ हो गया, थोड़ा सा रेंग कर चलता है। इसके अलावा सर्प हो गया और मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गई, ये सब क्या है, रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल हैं, सरीसृप के एग्जाम्पल हैं। मतलब जो क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर रेंग कर चलते हैं, इनमें पैर थोड़े कम विकसित होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर पे जो आता है उसका नाम है पक्षी वर्ग, जिसे एबीज कहा जाएगा। जो पक्षी वर्ग होगा इसमें मुख्य रूप से जैसे शुतुरमुर्ग है, कबूतर है, गौरैया है। तो हमें ये भी पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी कोशिका विज्ञान को, तो उसमें आपने सुना होगा कि जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो संसार की अभी तक खोजी गई सबसे बड़ी कोशिका है, मतलब उसका जो डायमीटर है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा लास्ट नंबर पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्तनधारी, जिसे हम लोग मैमेलिया कहते हैं। ये ऐसे जंतु होते हैं जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, अर्थात दूध पिलाने का काम करते हैं। और ऐसे जो जंतु होते हैं वो मुख्य रूप से जरायुज होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। तो इसमें कंगारू हो गया, एकिडना हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, स्तनधारी के। अब इसी कड़ी में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फाइलम कौन है और तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है। तो इसमें जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा कहीं आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 7वें नंबर पे है। तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये संसार का सबसे बड़ा फाइलम है, मतलब अभी तक जंतु जगत के अंदर सबसे बड़ा फाइलम है। दूसरे नंबर पे आता है मोलस्का, तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फाइलम मोलस्का है। और तीसरे नंबर का सबसे बड़ा फाइलम जो है वो क्या है, प्रोटोजोआ। तो इस तरह से फाइलम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और प्रोटोजोआ, ये सीरियल नंबर से आप देखेंगे तो सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा, दूसरे नंबर का मोलस्का और तीसरे नंबर का क्या है, प्रोटोजोआ। तो इस तरह से जो जंतु जगत का वर्गीकरण था वो कंप्लीट होता है। बाकी आप इसका एग्जाम्पल और इसके नाम वगैरह आप ज़रूर याद रखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा। तो इस बाकी के वीडियो सेशन में या किसी भी तरह की कोई क्यूरी होगी तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।